हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट लेक्चर है, मतलब आधा चैप्टर आज इस लेक्चर के बाद फिनिश हो चुका होगा। आप लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी तक देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से लाने के लिए जो आप वर्क करते हो, उस वर्क पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल कहते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। आज हम लोग देखेंगे उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से कितनी एनर्जी बनती है। पोटेंशियल अलग है और उस पोटेंशियल की एनर्जी अलग है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। और इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आता है? इसका फॉर्मूला निकल कर आता है K Q1 Q2 अपॉन R। अब ये कहाँ से आया, इसको भी डिराइव करवाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट फील करवाएंगे और उसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल आपको करा देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल में, जिसे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उस पर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मतलब U की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल पे, जिसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है। याद हो तो आप लोगों ने टॉर्क कैलकुलेट किया था चैप्टर नंबर 1 में। आप लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क पता किया था। उसी तरीके का कुछ डायग्राम और उसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट इस टॉपिक पे आपको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है, तो एंजॉय करें, कॉपी पेन निकालें। यस, माय नेम इज़ फुरकान खान एंड वेलकम टू माय चैनल MV क्लासेस। तो नोट्स बनाना शुरू करें। यस, तो हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो स्टोर हो सके। आप लोगों ने इस तरीके की एक एनर्जी पढ़ी है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो अलग थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी, जिसे आप लोग PE कहते थे और जिसका फॉर्मूला आपको याद हो। सर 11 की बात मत कीजिए प्लीज़, बहुत दुख होता है। हाँ, सबको होता है, कोई नई बात नहीं है। जब जागे तब सवेरा, क्लास 12 में नई शुरुआत करिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का वहाँ फॉर्मूला होता था mgh, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी अलग है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अलग है, लेकिन दोनों में खास बात क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स से मिलके बने हैं। दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स से मिलके बने हैं। सर कंजर्वेटिव फोर्स, क्लास 11 की बात मत करिएगा सर, बाकी जो बोलना है बोल दीजिए। कंजर्वेटिव फोर्स होता है ऐसा फोर्स जिसको आप अगर अप्लाई करें और उसको अगर आप छोड़ दें तो वो वापस आपको उतना ही फोर्स रिप्लाई कर देता है। जैसे स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को आप दबाते हैं तो उस पर वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और उसको जब आप छोड़ेंगे तो वो फोर्स वापस आपको रिप्लाई हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपने इस पेन को उठाया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब मैं जैसे ही उस फोर्स को छोड़ूंगा तो वैसे ही वापस वो एनर्जी, वो फोर्स आपको रिप्लाई हो जाएगा।
इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना। कैसे कैसे, ये आपका प्लस क्यू था, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज नन्ना मुन्ना प्यारा सा, उसको जब आप यहाँ लाना चाहते हैं तो इस चार्ज पे लगता है इस डायरेक्शन में फोर्स, है ना, वो इसको रिपेल करना चाहता है, लेकिन आप जबरदस्ती करके एक एक्सटर्नल वर्क करके इसको यहाँ ला रहे हो। मान लो तुम लाए 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 और यहाँ लाके तुमने छोड़ दिया तो ये जूम से वापस पहुँच जाएगा। अरे रिपल्शन लग रहा है ना। आप उस चार्ज को लाए 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 या ऐसे ही लाए, देखो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये भी खास बात है। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कड़वी सच्चाई यही है, इसलिए कहते हैं क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ है या होगा तो अपने जूनियरों को ज़रूर बताएं कि क्लास 11th में भी पढ़ना ज़रूरी है। क्लास 11th ख़राब नहीं करें, क्लास 11th बढ़िया जाएगी तो आपके ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे, है ना। तो अगर इसको आप लेकर आएंगे और अगर आप छोड़ देंगे तो ये वापस आपको अपना वर्क, आपको फोर्स वापस रिप्लाई कर देगा। ठीक है, तो वो एक सिमिलैरिटी है कि दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स से मिलके बने। अब वहाँ पे क्लास 11th में ही फिर से आपने एक टॉपिक पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने वहाँ पे पढ़ी थी, तो वहाँ पे ही बोला गया था कि वर्क डन बाय all the conservative forces, work done by all the conservative forces, जो conservative forces मिलके जो वर्क डन करेंगे सारे के सारे, वो इक्वल होगा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। मतलब अगर चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैं चाहूँ तो सारे वर्क डन को पता कर लूँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस के सारे वर्क पता कर लूँ और वही इक्वल होगा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के, बट नेगेटिव ऑफ। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी के लिए आपको इतनी सारी बातें मैंने रिवाइज करवाने की कोशिश की, याद दिलाने की कोशिश की कि अगर आपको चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका एक तरीका और है कि आप सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पता कर लो और उसको नेगेटिव ले लो, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। अगर नोट करना चाहते हैं तो करें, वरना हम तो बढ़ते हैं आगे। ठीक, मिटा देता हूँ। तो अगर हम यहाँ आए कि भाई हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला कैसे आया, तो चलिए एक सिनेरियो लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक हमने लिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से लाके यहाँ रखना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखना चाहता हूँ। ठीक, मतलब दो डायग्राम बना देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। मान लो ये था आपका पहले का सिनेरियो, है ना, इसका डिस्टेंस मैंने कहाँ रखा था, मान लो ये इन्फानाइट पे रखा था, है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं चलिए P, है ना, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं R। क्यों नहीं दे रहे हैं, अरे कंफ्यूज हो गए, चार्ज को क्यों कहते हैं सर, P के बाद R सीधा। अल्फ़ाबेट्स में फंबल नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्यों तो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आप कंफ्यूज ना हो, आप क्यों लिख दो। ठीक है, तो पहला सिनेरियो ये था, है ना, मतलब ये कैसा केस था, ये था इनिशियल कंडीशन, इनिशियली ये ऐसा था। फाइनली क्या हुआ, मैं क्या चाहता हूँ कि ये प्लस क्यू तो यही रहे इस P पॉइंट पे, ये Q चार्ज यहाँ से खसक के कहीं पास में आ जाए। Q नहीं सर, R, यस, यहाँ आ जाए। और अब इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो, लेट इट बी स्मॉल r। इन्फानाइट से खींच के आप जब उसे R पे ले आए तो आपने कितनी एनर्जी स्टोर कर ली, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से इन्फानाइट से खींच के आप उसे जब R डिस्टेंस लाए
तो आपने कितनी एनर्जी स्टोर कर ली, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने को एक बात और पता है कि जितना वर्क किया गया होगा उतनी ही एनर्जी इसने स्टोर की होगी, क्योंकि वर्क और एनर्जी म्यूचुअली कन्वर्टेबल है। जो वर्क इस कंजर्वेटिव फोर्स ने किया उतनी ही एनर्जी इसने स्टोर की। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कुछ नहीं भैया, एक्सटर्नल वर्क पता कर लो, और वो भी नेगेटिव। अभी देखते हैं, अभी तो फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो। एक्सटर्नल वर्क निकालो, ठीक है सर निकालते हैं। तो अगर मैं कहूं Vp, या पहले फॉर्मूला लिखें, डेल V इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क किस पे किया जा रहा है, इस क्यू पे, यहां से घसीट के यहाँ। एक काम करते हैं, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव भी हटाते हैं, Q1 Q2 लिख देते हैं। छोड़ो, अब वो साइन कुछ भी हो, है ना, और स्टैंडर्ड केस ले लेते हैं Q1 Q2। ये Q1 Q2 यहाँ दिखेगा। तो मैंने जो एक्सटर्नल वर्क किया किस पे किया, Q2 पे, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। डेल V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल V की जगह लिख सकता हूँ Vp माइनस VR इजिकल्स टू एक्सटर्नल वर्क अपॉन Q2। क्या ये VR इन्फाइनाइट पर है, पर है? और आपको पता है इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल होता है 0, पता है ना। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि V की वैल्यू होती है KQ/R, और R जितना कम होगा V उतना बढ़ेगा, और R जितना बढ़ेगा V उतना कम होगा। और अगर R की जगह आपने इन्फाइनाइट रख दिया तो V की वैल्यू 0 हो जाएगी। सॉरी, ठीक है ना, ये सब बातें हमें प्रीवियस लेक्चरों में पता थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे VR की वैल्यू 0, तो Vp माइनस 0 इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क अपॉन Q2। Vp की वैल्यू क्या होगी, P पे क्या पोटेंशियल होगा, K Q, और इस Q की वैल्यू 1 अपॉन R, क्योंकि आप इसको यहाँ से अब R रख ले रहे हैं। अब ये 0 इसको तो हटा दो भाई, एक्सटर्नल वर्क अपॉन Q2, और इसको जब यहाँ पहुँचाएंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये एक्सटर्नल वर्क हुआ जो आपने यहाँ से यहाँ इनिशियल से ये फाइनल कंडीशन में लाने के लिए किया। बटन आया है आपका, यही है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला आपका पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें, ओके, ठीक। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं भैया फटाफट। मान लीजिए मैंने आपको एक सिस्टम दिया, चार्जेस का एक सिस्टम दिया, कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसका डिस्टेंस सपोज मैंने x मान लिया, है ना। ये चार्ज है आपका 2Q, ये है Q, ये भी है चलो Q, है ना। और आपसे बोल रहे हैं फाइंड, आपसे बोल रहे हैं फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U of the system, इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। हम एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं ABC, ABC। तो अगर मैं VAB पता करूं, VAB तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2,
पॉइंट को बी कह रहा हूँ भाई, मैं इस पॉइंट को बी कह रहा हूँ, इस पॉइंट को सी कह रहा हूँ, है ना, ये पॉइंट और इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूँ। तो मैं वी ए बी निकालूंगा तो क्या होगा, के Q1 Q2, है ना, तो के Q1 Q2 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर यहाँ पे कौन है x, तो उसको अपन लिख सकते हैं 2k Q स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन x, तो ये हो गया VAB। ठीक है भाई, इक्वेशन 1। इसी तरीके से अगर मैं VBC निकालूं तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R, तो K Q स्क्वायर अपॉन X VBC, इक्वेशन 2। इसके बाद में VAC अगर पता करूं तो K Q1 Q2 अपॉन R, इसका R भी X ही है, तो 2K Q स्क्वायर अपॉन X VAC, इक्वेशन 3। तो अगर मुझे सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो वैसे ये VAB नहीं निकलेगा, ये U निकलेगा, UAB, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, U का फॉर्मूला था ना भाई, U का फॉर्मूला, U ठीक, तो U क्या हो जाएगा, UAB प्लस UBC प्लस UAC, तो UAB आपके पास है 2K Q स्क्वायर अपॉन X, UBC आपके पास है K Q स्क्वायर अपॉन X, UAC आपके पास है 2K Q स्क्वायर अपॉन X, तो आई थिंक इट विल बिकम 5K Q स्क्वायर अपॉन X। तो इस तरीके से आप किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करें वीडियो, नोट करें। ओके, अब हम लोग देखेंगे किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने एक डायपोल रखा है तो उस डायपोल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी in an electric dipole kept at uniform electric field, ठीक। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, आपको आता है सर, पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, बढ़िया, आपको पता है, अगर नहीं पता है तो अब पता चल गया। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैं एक डायपोल रखता हूँ और मैंने डायपोल रखा ऐसा, ये इसका सेंटर, और मान लीजिए ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। आपको पता है इस प्लस क्यू पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा जो कि होगा QE, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज या एक्सर्टेड ऑन चार्ज। तो अगर फोर्स निकालूंगा तो E इंटू क्यू हो जाएगा, तो यहाँ से फोर्स इक्वल्स टू QE लिखा मैंने। और पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आता है और नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आता है, मतलब यहाँ भी वही फोर्स लगेगा QE लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस प्लस पे इस तरफ और इस क्यू पे इस तरफ। ठीक है, और इनिशियली मान लो मैंने इसे एक एंगल पे रखा है
थीटा 1, ठीक है, थीटा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस डायपोल को मैं डिस्प्लेस करूँगा किसी भी दूसरे एंगल पे। मान लो उसको मैंने डिस्प्लेस करके ऐसा कर दिया, है ना, डिस्प्लेस करके मैंने इसको ऐसा कर दिया, मतलब जो थीटा 1 है, ये थीटा 1 जो है, ये जो है अब इधर आ गया, मतलब थीटा 1 से अब ये हो गया है, थीटा 1 से अब ये हो गया है थीटा 2, थीटा 1 से ये कितना हो गया है, थीटा 2, ठीक। मतलब ये पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, मतलब मैंने इसे थीटा 1 से पकड़ के खींच के थीटा 2 पे ले आया। ये आपका पॉजिटिव क्यू और ये आपका नेगेटिव क्यू, ठीक है सर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा टॉर्क का। तो अगर मैं बोलूँ कि आपका यहाँ पे वर्क क्या होता है, तो वर्क होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और आपको पता है यहाँ पे थीटा हमेशा 180 होता है। जब हम बात करते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, थीटा हमेशा 180 होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग माइनस का एफ डॉट एस लिख सकते हैं, एक्सटर्नल वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपन ट्विस्टिंग वाली बात देख रहे हैं या सर्कुलर मोशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क जो होगा वो होगा फोर्स, और उस फोर्स का नाम है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का नाम है थीटा। वर्क इक्वल्स टू फोर्स, वो फोर्स यहाँ पे कौन सा है, ट्विस्टिंग फोर्स टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट कितना करा रहे हो, थीटा, और ये थीटा एक्चुअल में क्या होगा, ये होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। भाई यही तो डिफरेंस है, ये तो ऑलरेडी इतना था, आपने इसको यहाँ ले आए तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, इतना डिस्प्लेसमेंट आपने इसमें और एक्स्ट्रा कर दिया, है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टॉर्क के बारे में पता होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम E के साथ तो आपको टॉर्क मिलेगा। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा लगता है, तो हम इसे लिख सकते हैं PE साइन थीटा। टॉर्क इज PE साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पे हम माने कि हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर कराया है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, पूरे के लिए थीटा लेकिन थोड़े के लिए डी थीटा, तो यहाँ पे जो वर्क आपको मिलेगा वो मिलेगा माइनस टाउ डी थीटा, और टाउ की वैल्यू आपने लिखी है माइनस का PE साइन थीटा डी थीटा, और हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यहाँ पे माइनस को करेंगे बाहर, PB कांस्टेंट, भाई P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है सर डायपोल मोमेंट 2QL, ना चार्ज बदल रहा है ना लेंथ बदल रही है डायपोल की, ना चार्ज बदल रहा है, तो P तो कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे यूनिफॉर्म ले रहे हो, बाहर निकाल लिया, बचा साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। और आपको पता होना चाहिए कि साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा माइनस में। जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता यहाँ देख लीजिए, माइनस PE, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा 1 से थीटा 2। इस माइनस को बाहर निकाल के इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एक बार थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस एक बार थीटा की जगह लोअर लिमिट। ये आया है आपका एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसको मिटाना नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये तो आ गया आपका एक्सटर्नल वर्क। मुझे पता करना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल इज
नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। याद हो, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में बताया था कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक, तो यहाँ पे मुझे जो डेल यू आएगा वो कितना आएगा, माइनस का एक्सटर्नल वर्क डन मीन्स पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये है मेरा पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पे कैप्ड एट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो। ओके, इसमें एक छोटी सी चीज और अगर मैं लिखता हूं, मान लो अगर मैं इसको कैसा लिखूं, इसको लिखूं यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। चेंज ऑफ पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक, थीटा 2 से थीटा 1। ठीक है, इफ अगर मैं थीटा 1 को 90 डिग्री रख दूँ तो उस केस में तुम्हारा थीटा 1 ये आ जाएगा 0, पोटेंशियल ऑफ थीटा 1 आ जाएगा 0। सर कैसे 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 कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि टाउ जो है वो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, टाउ लिखा था आपका, ऐसे देख लें पीई कॉस थीटा, पीई निकालने के बाद आ रहा था पीई कॉस थीटा। और अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 रख दूँ तो क्या ये वर्क नेगेटिव 0 आएगा? और 0 का नेगेटिव तो वैसे भी 0 होता है, 0 का नेगेटिव तो वैसे भी 0 होता है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई मैंने तो वैसे कोई भी आर्बिट्री पॉइंट से इसको शुरू कर दिया, बट अगर मैं थीटा 1 को 90 मानूं, मतलब मैं अपना काम इस तरीके से शुरू करूँ कि मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रख के शुरू करूँ, इनिशियल कंडीशन मेरे थीटा की 90 डिग्री हो, तो उस केस पे इस पे लगने वाला पोटेंशियल 0 होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ इफ, तो उस केस में थीटा 2 ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 की जगह हम रख देंगे 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस पीई ना, इसको तो हटा दिया हमने, और कॉस थीटा 2 बचेगा और ये हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ से एक और चीज़ निकल कर आती है कि अगर ये ध्यान रखिएगा, इफ अगर इसका इनिशियल पॉइंट 90 डिग्री से शुरू होता है तो उस केस में यही पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा माइनस का पीई कॉस थीटा 2। तो मोर ओवर किताबों में आपको देखने को मिल सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ डायपोल में माइनस पीई कॉस थीटा लिखा हुआ, तो वो भी सही है क्योंकि वो यहाँ पे थीटा 1 को 90 डिग्री अज्यूम कर रहे हैं, थीटा 1 को 90 डिग्री अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। ओके, अब यहाँ पे मैं 3 केसेस और डिस्कस करता हूँ इसी फॉर्मूले को लेकर। थोड़ा सा ऑपरेशन होता है, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं हम। इफ केस नंबर 1 अगर मेरा थीटा 90 हुआ तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपकी u की वैल्यू, देखो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास u की वैल्यू है और एक हमारे पास था फॉर्मूला टाउ का फॉर्मूला क्या था, पीई साइन थीटा। याद है ना दोनों चीज़ें? हाँ, तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर मेरा थीटा 90 है तो मेरा टॉर्क क्या बनेगा? टॉर्क बनेगा पीई साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू पीई टाउ, तो टाउ हो जाएगा पीई अगर थीटा 90 होगा तो। दूसरी चीज़ u कितना हो जाएगा? u हो जाएगा माइनस का पीई कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो उस केस में u की वैल्यू आ जाएगी 0 क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0। तो पहला केस अगर थीटा 90 हो तो मेरा टॉर्क कितना होगा और मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी?
मतलब अगर आपका डायपोल ऐसा रखा है तो उस पर टॉर्क ही लग रहा होगा, जबकि उस पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ रही है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड पॉइंट नंबर 2, अगर मैं थीटा को 0 ले लूँ तो क्या होगा, तो टाउ हो जाएगा आपका PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू आपको पता है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यहाँ पे टाउ 0 हो गया 0 में। जबकि अगर मैं यू निकालूंगा तो होगा माइनस का PE cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो cos 0 जब 1 रखोगे तो माइनस का PE आ जाएगा। तो इसका मतलब जब आप 0 रखेंगे ऐसे तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, जबकि एनर्जी आ रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी। थर्ड केस अगर मैंने थीटा को 180 माना तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा PE साइन 180, PE साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी, साइन 180 की वैल्यू सर, हाँ साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 इज इक्वल्स टू 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0, यहाँ भी टॉर्क 0 है, यहाँ भी टॉर्क 0 है। और अगर यहाँ पे मैं u निकालूं तो u होगा माइनस का PE cos 180, और cos 180 होती है -1, तो -1 को माइनस से इंटू करेंगे तो आ जाएगा PE। तो ध्यान रखें टॉर्क आपका 0 से PE तक वेराई करता है, मतलब मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा जब थीटा 90 पे होगा, और मिनिमम कब मिलेगा, जब या तो वो 0 पे हो या 180 पे हो। मतलब टॉर्क यहाँ पे और यहाँ पे 90 पे और 270 पे मैक्सिमम मिलता है। और अगर हम बात करें 0 मिलता है आपको 180 पे और 0 पे। जबकि अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जो कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मिलती है, जब थीटा की वैल्यू 0, और मैक्सिमम कहाँ मिलती है, मैक्सिमम मिलती है जब आपकी थीटा की वैल्यू 180। तो यहाँ पे एनर्जी कम है, जब एनर्जी कम होती है तो हम इसको बोलते हैं स्टेबल। केमिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो बात करी होगी, जहाँ पे एनर्जी लो होती है वहाँ पे आपका सिस्टम स्टेबल होता है, और जहाँ एनर्जी हाई होती है वहाँ पे आपका सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब यहाँ पे आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। ठीक है, तो पॉज करें, नोट करें। यस, तो ये था आज का लेक्चर। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ सारी बातें डिस्कस की गई। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर्स के साथ ये लेक्चर्स मिला के आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट फिनिश। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आधा पार्ट फिनिश हो चुका है और आधा रास्ता भी बचा है। तो ये 6th लेक्चर है। होपफुली कुछ लेक्चरों के बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।